मैंने मकरंद साहब जैसा कलाकार मेरी जिंदगी में आज तक नहीं देखा। उनकी पेंटिंग में एक अजीब सी कशिश है जो देखने वाले को ऐसे आकर्षित करती है जैसे चुंबक सुई को आकर्षित करती है। लेकिन मुझे उनकी पेंटिंग से ज़्यादा अच्छी उनकी ये एब्स्ट्रैक्ट मूर्ति लगी। कहने को तो ये सिर्फ कांच की है, लेकिन देखने में ऐसा लगता है जैसे इसमें सचमुच जान हो। वाकई मैं तो आज घर से सोच के निकला हूँ कि आज मैं मकरंद साहब का ऑटोग्राफ लिए बिना यहाँ से हिलूंगा भी नहीं। लेकिन मकरंद साहब हैं कहाँ? आसपास कहीं दिख नहीं रहे। चलिए उनसे पूछते हैं, शायद यही कुछ बता पाए। एक्सक्यूज मी। यस। मकरंद साहब नहीं आए। आप तो जानते हैं कि आर्टिस्ट कितने मूडी होते हैं, बस आते ही होंगे। क्या आप उन्हें कॉल कर सकते हैं? क्यों नहीं। कलर कॉम्बिनेशन देखिए। बेटा बेटा दौड़ते नहीं बेटा, एग्जीबिशन। बेटा ऐसे दौड़ते नहीं बेटा, कोई चीज टूट गई तो। पापा चलो ना घर पे जाते हैं, मैं बोर हो रहा हूँ। हाँ बेटा अभी 2 मिनट। हाँ मैं एक फोन करके आता हूँ। ओके पापा बिजी है, चलो तब तक हम लोग खेलते हैं। अरे बाप रे, देखा तुम्हारी वजह से टूट गया ना। सॉरी पापा। आंखों का था। अरे मकरंद साहब को पता चलेगा तो बहुत गुस्सा हो जाएंगे। ये क्या है? ओह माय गॉड, ये तो किसी इंसान की आंख है। तो ये बच्चे इस कांच की मूर्ति के आसपास खेल रहे थे, आपने इन्हें खेलने से मना कर दिया और गलती से आपके हाथ से ये कांच की मूर्ति टूट गई और अंदर से कनिस्टर निकला जिसमें ये आंख है, किसी इंसान की आंख। जी सर। सर वो कहावत है ना, बच्चे भगवान के रूप होते हैं, वो बहुत सही है सर। अगर ये बच्चे यहाँ नहीं खेल रहे होते और ये मूर्ति टूटती नहीं तो हमें पता ही नहीं चलता कि ये मूर्ति में आंख है। नाम क्या बेटा आपका? प्रथम। प्रथम, बहुत प्यारा नाम है। प्रथम, निखिल अंकल तुम्हें बाहर ले जाके चॉकलेट खिलाएंगे। नहीं पापा, मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे यहीं रहना है। बेटा जिद नहीं करते, तुम अपने फ्रेंड को ले जाओ। निखिल आजा बेटा आजा, चलो। अच्छा ये मूर्ति को बनाने वाले मिस्टर मकरंद वो कहीं नजर नहीं आ रहे? सुबह सर आए थे, फिर किसी काम से निकल गए, तब से वापस नहीं आए। मूर्ति के टूटने की खबर दी उन्हें? नहीं सर, नहीं दे पाया। मैंने फोन ट्राई किया था लेकिन वो फोन नहीं उठा रहे। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि एक मूर्ति पे एक आंख फ्री? मजाक समझ रहे हो तुम्हें? हैं? ये इंसान की आंख है, मतलब किसी इंसान के शरीर से आंख निकाली गई है। रजत, इस कनिस्टर को डॉक्टर सालुंके के पास भेज दो और मकरंद के घर का पता देना हमें। जी सर। सालुंके, आंख के बारे में क्या पता चला? टेट्रागोडाल। टेट्रागोडाल? हाँ बस, ये सॉल्यूशन जिसमें इस आंख को डुबो करके रखा गया है इसे टेट्रागोडाल कहते हैं, और ये सॉल्यूशन इस आंख को सालों साल तक प्रिजर्व करके रख सकता है। मतलब मकरंद ने ये आंख टेट्रागोडाल सॉल्यूशन में इसलिए रखी ताकि वो डिकम्पोज ना हो, सड़े ना, है ना? बिल्कुल, वरना तो एक बार अगर इसके ब्लड सेल्स खत्म हो गए तो आंख तुरंत सड़ जाती है। फिर तो सर इस सोल्यूशन की वजह से ये बताना जरा मुश्किल होगा ना कि ये आंख कितनी पुरानी? सचिन, अगर आंख ज्यादा पुरानी होती तो बताना मुश्किल था, लेकिन बॉस इस आंख के कुछ ब्लड सेल्स अभी भी एक्टिव हैं। इससे ये पता चलता है कि ये आंख 16 से 18 घंटे पहले निकाली गई है किसी इंसान के शरीर में से। या फिर सालुंके पता लगा सकता है ना डीएनए टेस्ट से कि ये आंख किसी मर्द की है या औरत की? हाँ, पता लगाया जा सकता है। तो फिर लगा ना पता, लेकिन बॉस उसके लिए मुझे इस आंख को सेंट्रल लैब में लेके जाना पड़ेगा। सर मैंने शहर के सभी आई डोनेशन सेंटर में जाके पता किया है सर, पिछले 6 महीने में कहीं से भी कोई भी आंख चोरी नहीं हुई है सर। पिछले 6 महीनों में कहीं से भी कोई भी आंख चोरी नहीं हुई है? तो क्या मकरंद ने किसी की जान लेकर उसकी आंख निकाल ली और फिर वो मूर्ति में लगा दी? मगर सर मकरंद ने तो ये मूर्ति 3 महीने पहले बनाई थी, जबकि ये आंख 16 घंटे पुरानी। तो 16 घंटे पुरानी आंख 3 महीने पुरानी मूर्ति में कैसे फिट हो सकती? सचिन, जरूर बहुत पहले से ही प्लानिंग करके रखी थी इस मकरंद ने, बहुत बड़ी प्लानिंग। पहले से ही उसने उस मूर्ति के अंदर जगह बना के रखी थी जहां पर ये कैनिस्टर फिट हो जाए। आद्या, मकरंद का फोन ट्रेस नहीं हो रहा है।
तो फिर उसके फोन रिकॉर्ड चेक किए? लंदन से कॉल आए थे? अच्छा, तो ठीक है, कोशिश जारी रखना। कुछ पता चले तो तुरंत बता देना मुझे। ओके? क्या हो सकता? मकरंद को अक्सर लंदन से फोन आया करते थे, और खास करके 3 अलग अलग नंबर से। लंदन से? लेकिन सर उसे लंदन से कौन फोन कर सकता है? वही तो है, कौन ये 3 अलग अलग नंबर से फोन करने वाले मकरंद को लंदन से? पता लगाना पड़ेगा। सर आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं अपनी जुबान का बहुत पक्का हूँ। आपका पार्सल समय से पहले पहुंच जाएगा। अब मकरंद बाहर गया हुआ है, पता नहीं कब तक आएगा। हाँ ठीक है, जैसे ही आएगा मैं उसको कह दूंगा कि आपसे बात कर लूँ। ओके जी, बाय। तुम लोग अब तक यहाँ खड़े हो, ऐसे ही बुत की तरह खड़े रहोगे या कुछ करोगे भी? किसी भी कीमत पर वो आंख मुझे वापस चाहिए। बॉस आप चिंता मत करो बॉस, बस अगले 10 घंटों के अंदर वो आग आपको मिल जाएगी। शट अप! बकवास मत करो। पिछले 12 घंटे से यही डायलॉग सुन रहा हूं मैं। मेरा एक एक मिनट बहुत कीमती है, समझे तुम लोग? बॉस आपको तो पता है कि वो आग सीआईडी वालों के पास है, और सीआईडी वालों के हाथ से लेना मतलब मगरमच्छ के मुंह में हाथ डालने के बराबर है। बस कोशिश जारी है बॉस। कोशिश कोशिश कोशिश! तुम लोगों को अगर अपनी जान प्यारी तो सिर्फ 2 घंटे मुझे वो आंख चाहिए, सिर्फ 2 घंटे। क्लियर? ठीक है बॉस, वो आंख आपको मिल जाएगी बॉस। बेटा कौन आया होगा? लगता है साहब होंगे। आप लोग? मकरंद है घर में? नहीं, मकरंद साहब तो घर पर नहीं है। तो ठीक है, फिर तुम ही से मिल लेते। अरे मैं तो आपको जानता नहीं, फिर आप मुझसे मिलना क्यों चाहते हैं? जब तक मिलोगे नहीं तब तक जान पहचान कैसे होगी? सचिन, निखिल, देखो, हो सकता है घर में ही छुप के बैठा हो। अरे मैंने बोला ना साहब घर पर नहीं है, ऐसे कैसे घुस रहे हैं आप लोग? सीआईडी से हैं हम। सीआईडी? हाँ, कुछ और बोलना है आप? नहीं साहब। तेरी मकरंद तो घर में है ही नहीं। कहाँ गया मकरंद? पता नहीं साहब, बताकर नहीं गए। और कब से घर नहीं आए तुम्हारे मकरंद साहब? कल सुबह जो निकले अब तक लौटे नहीं। मकरंद अपनी पेंटिंग्स और मूर्तियाँ यहीं पे बनाता है? हाँ, पेंटिंग्स तो यहीं बनाते हैं, मगर मूर्तियाँ नहीं। हाँ, यहाँ सिर्फ पेंटिंग्स दिख रही हैं। मूर्तियाँ कहाँ बनाता है जानते हो? पता नहीं साहब, मैं तो नौकर हूँ। ये लैपटॉप मकरंद का है? हाँ, ये साहब का ही है। निखिल, मकरंद पर्सनल, इस फोल्डर में कुछ होना चाहिए। ये देखो, पिछले 5 साल में मकरंद की पेंटिंग्स और मूर्तियां कितने में बिकी हैं, इसका पूरा ब्यौरा है इसमें। कोई भी पेंटिंग 15 से 20 हजार रुपए से ज्यादा में नहीं बिकी, जबकि हर मूर्ति कम से कम 40 से 50 लाख रुपए में बिकती है। तो फिर ये मकरंद सिर्फ मूर्तियां क्यों नहीं बनाता? हो सकता है सिर्फ अपनी संतुष्टि, अपने क्रिएटिव सेटिस्फैक्शन के लिए पेंटिंग्स बनाता हो। एक सेकंड, इसमें यह भी लिखा है कि ज्यादातर मूर्तियां लंदन में बिकती हैं, इसीलिए उसे लंदन से अक्सर फोन आया करते हैं। सचिन, कुछ तो है जिसका लेन देन लंदन से है। कल एग्जैक्टली कितने बजे तुम्हारे साहब यहाँ से गए थे? कल सुबह 8 बजे साहब निकले थे घर से एग्जीबिशन में जाने के लिए, ताकि पेंटिंग और मूर्ति सजा सके। फिर 10:30 बजे आए, और ताकि थोड़ा सो जाएं, ताकि शाम को एग्जीबिशन में वापस जा सके। तो आपके साहब घर पे सोए कितनी देर? सोए नहीं साहब, जैसे ही आए थे उसके 5 मिनट बाद वापस चले गए, और फिर अब तक नहीं आए। सिर्फ 5 मिनट में वापस चले गए? कैसे गए, अपनी गाड़ी से? नहीं, किसी टैक्सी में गए थे। ये कौन सी कंपनी की टैक्सी थी? ये तो पता नहीं साहब। अच्छा, ये टैक्सी तुम्हारे साहब ने बुलाई थी? नहीं साहब, उन्हें फोन आया था ये टैक्सी आ रही है, और जैसी टैक्सी आई वो टैक्सी में बैठकर निकल गए। टैक्सी का कुछ याद है तुम्हें? तुमने कुछ देखा था, उसका नंबर प्लेट वगैरह? नहीं साहब, नंबर प्लेट तो मैंने नहीं देखा, मगर हाँ उस पे एक स्टिकर लगा हुआ था, इतना गोल गोल होता है वो खाने का, क्या बोलते हैं, ढोकला? नहीं, ढोकला नहीं, पिज्जा। पिज्जा? किस कंपनी का पिज्जा था?
क्या नाम था, ढेपला डेल्पा पिज्जा। डेल्पा, हाँ साहब, उसी कंपनी का। और कुछ देखा था तुमने? हाँ साहब, गाड़ी के पीछे वाले शीशे पे एक और स्टिकर लगा हुआ था उड़ते हुए आदमी का। डेल्पा पिज्जा का ऐड और पीछे वाली कांच पर उड़ते हुए आदमी का स्टिकर। एक्सक्यूज मी। जी कहिए। हम सीआईडी से। सीआईडी? तो आपको भी अपनी गाड़ी पर स्टिकर्स लगवाने हैं? नहीं, हमें ऐसा कोई काम नहीं है। आप ये बताइए कि डेल्पा पिज्जा नाम की कंपनी के ऐड आपने कौन सी टैक्सीज में लगाए हैं? डेल्पा पिज्जा, एक मिनट सर, इस ब्रांड के ऐड हमने एफिशिएंट टैक्सीज की गाड़ियों पर लगवाए थे। एफिशिएंट टैक्सीज? जी। कुल कितने टैक्सीज में लगाए थे आपने ये स्टिकर? सर यही कोई 70 टैक्सीज थी। अच्छा, इनमें से किसी एक टैक्सी के पीछे वाले कांच पर कोई ऐसा स्टिकर लगा होता है एक ऐसे इंसान का जो हवा में उड़ रहा है? इंसान जो हवा में उड़ रहा हो? नहीं सर, ऐसे तो कुछ याद नहीं आएगा, पर हाँ हो सकता है मेरे स्टाफ में किसी को पता हो। समीर, आशीष, आनंद, मनीष, एक मिनट इधर आओ। हमने एफिशिएंट टैक्सीज के ऊपर जो डेल्पा पिज्जा के ऐड लगवाए थे, क्या उनमें से कोई टैक्सी ऐसी है जिसके पिछले वाले कांच के ऊपर कोई ऐसा स्टिकर है जिसमें कोई इंसान हवा में उड़ रहा हो? हाँ सर, ऐसा स्टिकर तो भोला की टैक्सी पे। भोला सर? भोला? ये भोला कहाँ मिलेगा? यहीं सर, आज वो सारी टैक्सियां फिर से आ रही हैं नए ऐड लगवाने के लिए, तो भोला भी जरूर आएगा। वेरी गुड, चलो भोला का इंतजार कर लेते हैं। साहब, नए ऐड के स्टिकर तैयार है? हाँ तैयार हैं, आप अपनी टैक्सी के पास जाइए, मिल जाएंगे। जी साहब। सर, नए ऐड का स्टिकर तैयार है क्या? बिल्कुल तैयार है, आप जाइए, मिल जाएंगे। जी सर। चलो साहब, जल्दी से नया ऐड लगा दो, पुराना ऐड देख देख के लोग पक गए, और मैं भी। चलिए हम आपको कुछ नया दिखा देते हैं। आप लोग कौन है? आपकी टैक्सी के पीछे एक स्टिकर लगा हुआ है उड़ते हुए आदमी का, है ना? अरे भाई, मैं उड़ते हुए आदमी का लगाऊं या गिरते हुए आदमी का लगाऊं, इसे आप लोगों को क्या लेना देना है? लेना देना तो है, हम लोग सीआईडी से हैं। सीआईडी? जी। आप इस आदमी को पहचानते हैं? ये इसको तो साहब, जाने दो साहब, जाने दो मुझे। सीआईडी जब मुजरिमों को पकड़ती है ना, तो जाने नहीं देती है। साहब, मुझको माफ कर दो, मैंने ज्यादा पैसे कमाने के लालच में ये सब किया है। मकरन कहाँ है? कौन मकरन साहब? वही मकरन जिसने एग्जीबिशन रखी थी, जिस एग्जीबिशन में हमें आदमी की आंख मिली कांच की मूर्ति से, वो मकरन कहाँ है? वो आंख मूर्ति मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा साहब। ना समझ पाने का नाटक बंद करो, जिसकी फोटो देखकर भागे थे तुम, ये आदमी कहाँ छुपा के रखा है इसे? अरे साहब, मैं तो ये समझा कि आप लोगों को पता चल गया है कि मैं अपनी टैक्सी कंपनी के साथ धोखा कर रहा हूँ, इसलिए मैं भागा था। धोखा? कैसा धोखा? साहब, हमारी टैक्सी कंपनी सिर्फ उन्हीं यात्रियों को टैक्सी में बैठने की अनुमति देती है जो फोन करके टैक्सी बुक कराते हैं, और पैसे के लालच में दूसरे यात्रियों को भी अपनी टैक्सी में बिठा लेता था। और साहब, ये आखिरी आदमी था जिसको मैंने अपनी टैक्सी में बिठाया था। ओह, तो तुम इसलिए भागे थे? हाँ साहब, मकरन के बारे में मुझे कुछ नहीं पता। और कब बिठाया था तुमने मकरन को टैक्सी में? साहब, कल सुबह 10 बजे फोन आया था, मुझे आरती नगर से फोन आया था कि टैक्सी चाहिए थी। मैं अपनी टैक्सी लेके वहाँ पहुँच गया था, बस, और कुछ नहीं जानता हूँ साहब। किस नंबर से फोन आया था? साहब, इस नंबर से फोन आया था साहब। हेलो, ये कहाँ का नंबर है? ओह, ओके, नहीं, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। आरती नगर के पीसीओ का फोन नंबर है ये। सर, मकरंद के नौकर ने कहा था कि उसने कोई टैक्सी बुक नहीं की थी, हो सकता है किसी और ने टैक्सी मंगवाई हो उसके लिए। हो सकता है मकरंद ने खुद फोन किया उस पीसीओ से जाके, ताकि जब कॉल रिकॉर्ड चेक हो तो किसी को उस पर शक ना हो। ये छोड़ा कहाँ था तुमने मकरंद? साहब, एनडी रोड पर
गिलबर्ट आर्ट गैलरी है ना, उसी के सामने इसको छोड़ा था। सर मकरंद पहले आर्ट गैलरी में था, फिर वो घर गया था, फिर वो वापस आर्ट गैलरी क्यों जाएगा? गैलरी के बाहर उतरा था ना, सकते अंदर गया ना हो, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज में तो दिखाई नहीं पड़ा। डॉक्टर साहब, हाँ डॉक्टर साहब, क्या? अरे आपको ज्यादा चोट तो नहीं लगी? आप कहाँ पे हो? आप वहीं पे रुको, हम लोग पहुंच रहे हैं। क्या हुआ सर? डॉक्टर सालुंखे को चोट लग गई है, जल्दी चलो डीबी रोड। सालुंखे साहब ने जो गाड़ी देखी वो मकरंद की थी, हो ना हो इन सब के पीछे ये मकरंद ही है। हो सकता है, चलो चल के आंख भी वापस ले लेते हैं और सालुंखे साहब पर किए गए हमले का हिसाब भी। सर लगता है ये मकरंद अपने दूसरे घर से भी गायब हो गया है, या फिर हो सकता है अंदर छुपा। सोच के रहो। दया सर का नाम लो और तोड़ दो दरवाजा। अरे बाप रे, बड़ी भयंकर बदबू है। किसी लाश की बदबू है। सर कहीं मकरंद की तो नहीं है? हो सकता है, देखो लाश यहीं कहीं होगी। सर हम लोग तो सोच रहे थे कि इन सब के पीछे ये मकरंद है, मगर किसी ने इस बेचारे को मारकर इसकी आंख निकालकर इसी की बनाई हुई मूर्ति के अंदर रख दी, और इसी की गाड़ी इस्तेमाल की डॉक्टर सालुंखे पर हमला करने के लिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि इसने आत्महत्या की हो अपनी गन से? नहीं फ्रेडी, खुद को ऐसे सामने से गोली मारना थोड़ा मुश्किल है, और कोई अपनी ही आंख कैसे निकाल सकता है? हाँ ये बात तो है। गोली सामने से लगी है और लाश की पोजीशन को देख के लगता है कि खूनी यहाँ कहीं खड़ा होगा। सर इस गन में से गोली चली है, शायद मकरंद ने उस खूनी पर चलाई होगी अपनी आत्मरक्षा के लिए। और अगर ऐसा हुआ है निखिल, तो इसका निशाना जरूर चूक गया होगा, क्योंकि कहीं और तो खून है नहीं। गोली ढूंढो, नहीं होगी। सर ये देखिए सर, गोली मिल गई। वेरी गुड फ्रेडी, काम करो और तलाशी लो, कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा जो हमें खूनी तक पहुंचाए। ये क्या है? मकरंद की पिछली मूर्तियों के स्केचेस देखा? इसी सर का अंदाजा सही था। मकरंद अपनी हर मूर्ति में इतनी जगह जरूर खाली छोड़ता था कि एक कैनिस्टर को आसानी से फिट किया जा सके। मतलब ये मकरंद उसी की बनाई हुई मूर्तियों के अंदर कैनिस्टर रखकर आग की स्मगलिंग करता था। हाँ सर, तो शायद किसी ने बदला लेने के लिए इसी के साथ ऐसा कर दिया। मुझे नहीं लगता। आंखों की कालाबाजारी से सिर्फ 2-3 लाख रुपए कमाए जा सकते हैं। मकरंद की हर मूर्ति कम से कम 40 से 50 लाख रुपए में बिकती है, तो फिर सिर्फ 2-3 लाख रुपए के लिए कोई इतना खतरा क्यों लेगा? जरूर मकरंद की मूर्तियों में आंखें नहीं, कोई और चीज स्मगल की जाती है। कैसी चीज? वो तो नहीं पता फ्रेडी, लेकिन ये स्मगलिंग इंग्लैंड में होती है, तभी तो उसे लंदन से इतने फोन आते थे। तब तो सर इस मकरंद का कोई पार्टनर होगा, दोनों मनमन हुई, उसने इसे पर पहुंचा दिया। वही होगा निखिल जो मकरंद की मूर्तियों को विदेश भेजता था। पता करो कौन है। दो घंटे गुजर गए, पता नहीं ये बेवकूफ आंख चुरा भी पाएंगे या नहीं। अगर कहीं सीआईडी के हाथ लगे तो लेने के देने पड़ जाएंगे। बॉस, लेने के देने तो उस डॉक्टर सालुंखे को पड़ गए। बॉस, मैंने कहा था ना, मैं आपको निराश नहीं करूंगा। ये लीजिए आपकी कीमतियां। शाबाश रंगा, शाबाश। तू नहीं जानता है कि तुमने कितना बड़ा काम किया। इसके लिए मैं तुम लोगों को इतने रुपए दूंगा कि गिनते गिनते बुढ़े हो जाओगे। बॉस, आप तारीफ कर रहे हैं या ताना मार रहे हैं? तारीफ कर रहा हूँ, तारीफ। तुम लोग यहीं रुको, मैं भी आता हूँ। ठीक है बॉस।
काम खत्म हो गया। अब दुनिया की कोई भी ताकत मुझे सबसे अमीर बनने से नहीं रोक सकती। मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनूंगा। सब कुछ मेरा है, सब कुछ मेरा है। अरे तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? चलो निकलने की तैयारी करो। बॉस, हमारा हिस्सा? हिस्सा भी मिल जाएगा, जल्दी क्या है? मैं कोई भागा थोड़ी जा रहा हूँ। बॉस माफ करना, पैसों के सामने कोई किसी का नहीं होता। मुझसे गद्दारी। अभी देता हूँ हिस्सा। माफ करना, ये सारी की सारी दौलत सरकारी खजाने में जाएगी। गज नीचे। बहुत हो गया भागना तोड़ना। सर, मैं और मकरंद पार्टनर्स थे। मकरंद पेंटिंग से मूर्तियां बनाता था, मूर्तियों में हीरा छुपा देता था सर। फिर मैं उन हीरो को देश के बाहर लंदन ले जाता, उनकी तस्करी करता था सर। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। अपने देश की संपत्ति स्मगल करके बाहर देशों में बेच रहे थे तुम। सर मुझे माफ कर दीजिए सर। माफ कर दीजिए। तुमने सिर्फ स्मगलिंग नहीं किया, बल्कि एक खून भी किया है, मकरंद का खून। मैंने जानबूझ के मकरंद को नहीं मारा सर, बल्कि वो मुझे मारना चाहता था सर। मैंने तो सिर्फ अपनी आत्मरक्षा में सर उस पर गोली चलाई। पूरी बात बताओ, क्या हुआ था मकरंद के घर में? बताओ। उसने मुझे अर्जेंटली अपने घर में बुलाया। वो कह रहा था कि उसे कुछ मुझे जरूरी बात करनी है, लेकिन जब मैं उसके घर पहुंचा तो अरे दरवाजा तो खुला हुआ है। मकरंद, मकरंद, मकरंद कहाँ हो यार? मुझे घर में बुला के दरवाजा खोलकर बाहर चले गए क्या? तुम हीरो की चिंता बिल्कुल मत करना। मैंने जुबान दी है ना, तुम्हें हीरे मिल जाएंगे वक्त पर। मोहित का इंतजाम मैंने कर दिया है। आज का दिन उसके जिंदगी का आखिरी दिन होगा और उसकी लाश से आंख निकालकर मैं पूरे खजाने का अकेला मालिक बन जाऊंगा। मेरी नहीं, तेरी जिंदगी का आखिरी दिन होगा मकरंद। मुझे मारेगा, मुझ पे गोली चलाएगा तू? और जब मकरंद की मौत हो गई तो तुमने सोचा क्यों ना उसी का प्लान उसी पे आजमा लिया जाए। क्यों? आज मैंने मकरंद की आंख निकाल ली, क्योंकि उस लॉकर रूम का दरवाजा हम दोनों की आंख से खुलता था सर। लॉकर रूम का दरवाजा आंख से खुलता था? मतलब आइरिस रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी। आज वही आइरिस रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी उस लॉकर रूम के दरवाजे के स्कैनर के सामने जब तक हम दोनों की आंखें स्कैन नहीं हो जाती थी, वो दरवाजा नहीं खुलता था। तो इन मकरंद की आंख तुमने मूर्ति में क्यों छुपाई? क्योंकि सर मैं देश से बाहर जाने का इंतजाम कर रहा था। तब तक उस आंख को किसी सुरक्षित स्थान पर रखना जरूरी था सर। उस आंख को छुपाने के लिए मूर्ति से अच्छी जगह कोई हो ही नहीं सकती थी सर। लेकिन मेरी किस्मत खराब सर, वो मूर्ति टूट गई और मूर्ति के साथ साथ मेरा भाना भी टूट गया सर। तुमने स्मगलिंग करके देश के साथ गद्दारी की और एक खून भी किया। अब जेल की सलाखों के पीछे सड़ते बैठना, फांसी का ऑर्डर आने तक। क्यों भाई? सर केस खत्म हो गया है और काम भी नहीं है। अगर आप कहें तो फिल्म देखने चल सकते हैं। अरे भाई मुझसे क्यों पूछते हो? एसीपी साहब से पूछो। सर एसीपी साहब फिल्म देखते हैं? अरे बिल्कुल देखते हैं भाई, हमारी और तुम्हारी तरह एसीपी साहब भी फिल्में देखते हैं। क्या बातें हो रही है? अब सर वो निखिल कह रहा था कि एसीपी साहब फिल्म देखते हैं क्या? अरे अच्छा, क्यों जानना चाहते हो तुम?
नहीं सर, मैं तो सर कह रहा था कि हम सब साथ चल के फिल्म देख सकते हैं सर। सर केस खत्म हो गया सर, काम भी नहीं, मतलब काम है सर, केस नहीं है सर। अगर आप कहें तो हम सब साथ चल के फिल्म। केस खत्म हो गया, काम नहीं है? हाँ? किसने कहा तुम्हें कि केस खत्म हो गया? किसने कहा? किसने कहा केस खत्म हो गया? मोहित ने सब कुछ मान लिया तो तुम्हें लगा मुझे मिल गया तो केस खत्म हो गया। केस अभी भी बाकी है, समझे? अभी भी रिपोर्ट आना बाकी है। अभी सालुंखे आएगा रिपोर्ट लेकर, तब समझेगा। बॉस, ये मकरंद की पोस्टमार्टम रिपोर्ट जरा देखो। सालुंखे, यार इस पे तो लिखा है कि मकरंद मरने से पहले बेहोश था। हाँ बॉस, मकरंद बेहोश था क्योंकि उसके खून में मुझे फैप्टिया मिला है। फैप्टिया, जिसकी वजह से जब उसकी आंख निकाली गई वो मरा नहीं था, बेहोश था। मगर यार मोहित के हिसाब से मकरंद की मौत गोली लगने से हुई है। बेहोशी का तो नामो निशान नहीं। मुझे लगता है मोहित झूठ बोल रहा होगा। लेकिन क्यों झूठ बोलेगा मोहित? मोहित झूठ बोल रहा है? क्यों झूठ बोल रहा है मोहित? बस ये तो पता नहीं, लेकिन मेरी रिपोर्ट गलत नहीं हो सकती। हाँ पता है सालुंखे, तेरी रिपोर्ट बिल्कुल सही होती है, हर बात सही होती है, लेकिन क्यों मोहित झूठ क्यों बोलेगा? सर वो मोहित कह रहा था ना कि मकरंद ने गोली चलाई थी और क्राइम सीन में हमें वो बुलेट भी मिली थी। सचिन, फोरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक मकरंद के हाथों पर कहीं पर भी गन पाउडर के निशान नहीं है गन पाउडर के निशान। बिल्कुल कहीं भी गन पाउडर नहीं है। सर कहीं मोहित खुद के सारे इल्जाम लेकर किसी को बचाने की कोशिश तो नहीं कर रहा है? अरे वाह, अब सोचने लगे। अभी तक तो कह रहे थे कि केस खत्म हो गया, कोई केस नहीं है। क्यों? अब समझे इतना आसान नहीं। केस खत्म हो गया, सोचना पड़ता है, हर बात पे सोचना पड़ता है। सही सोचा है तुमने। अभी हो सकता है किसी को बचाने की कोशिश कर रहा है मोहित, इसलिए सारे इल्जाम उसने अपने आप पर ले लिए। और किसे बचाने की कोशिश कर रहा है मोहित? मकरंद और वो तीसरा आदमी। कहीं मोहित उस तीसरे आदमी को बचाने की कोशिश तो नहीं कर रहा है, इसलिए सारे इल्जाम अपने आप पर ले रहा है। और फिर मकरंद, यार सालुंखे, मकरंद की आंख के बारे में कुछ और पता चला? हाँ बॉस। क्या? तारिका लगी हुई लैब में कुछ ना कुछ ढूंढ निकालेगी। एक मिनट। हाँ, तारिका को याद करे तो तारिका का फोन। हाँ तारिका, हेलो तारिका। क्या हुआ? यार मुझे लगता है तारिका खतरे में। तारिका खतरे में है? क्या बात कर रहा है? तारिका, पानी लाओ, जल्दी पानी लाओ। तारिका, उठो। क्या हुआ? हाँ? You okay? आओ बैठो। चलो, come. थोड़ा पानी पी लो। You okay? क्या हुआ? कैसे हुआ ये सब? सर, वो आंख लेके चला गया। आंख लेके चला गया? जिस बात का डर था वही हुआ। फिर से आंख चुरा के लेकर गए। मैं वो आंख टेस्ट कर रही थी, दरवाजे पे एक आदमी आया। उसने प्यून के कपड़े पहने हुए थे। उसने मुझे कहा कि सालुंखे सर ने आंख मंगवाई है। मुझे उसी वक्त उस पर शक हुआ और मैंने आपको तुरंत फोन लगाया।
फिर मैंने जैसे ही आपसे बात की उसने मुझे क्लोरोफॉर्म सूंघा और मैं बेहोश हो गई। और अब सर सारा पैसा सारा सोना हमारे हाथ लग चुका है, फिर ये आँख किसी को क्यों चाहिए होगी? और भी कोई राज जुड़ा हुआ है उस आंख के साथ, और भी कोई राज है जो अब तक हमारे सामने नहीं आया है। किसी भी हालत में हमें उस तीसरे आदमी तक पहुंचना ही है, पहुंचना है उस तीसरे आदमी तक। सर ये जो तीसरा आदमी है वो इस राज के बारे में अच्छी तरह से जानता है, इसीलिए उस आंख के पीछे पड़ा हुआ है सर। सचिन, और वो पूरा राज उस बंद लॉकर रूम के अंदर छुपा है, उस बंद लॉकर रूम के अंदर। सर पूरे शहर में ऐसी एक ही कंपनी है जो आइरिस लॉकर बनाती है। तो फिर चलो वहीं चलते हैं। सीपीयू को जला दिया। ये जो कोई भी है हमसे एक कदम आगे। He's dead. सर, वहां से आवाज आ रही है। आप लोग कौन? घबराइए मत, हम लोग सीआईडी से। आइए बैठिए। निकल पानी। मुझे बचा लीजिए, मुझे गोली लगी। घबराइए नहीं, आपको कुछ नहीं होगा। फ्रेडी, एम्बुलेंस को फोन करो जल्दी। पानी ये लीजिए, पानी दीजिए आराम से। ये सब किसने किया? पता नहीं, कुछ लोग एकदम से ऑफिस में घुस आए और उन लोगों ने अफरा तफरी मचा दी, कंप्यूटर भी जला दिया और बॉस को गोली मार दी। तो वो आपके बॉस थे? मिस्टर अनुराग, और मुझे गोली मार दी। अगर मैंने मरने का नाटक ना किया होता तो शायद 2-4 गोली और मार देते। अच्छा, कंप्यूटर में जो रिकॉर्ड्स थे उनका कोई बैकअप है? इस रूम के ठीक सामने कॉन्फ्रेंस रूम में टेबल के नीचे की तरफ हार्ड डिस्क छुपा के रखे हुए। भगवान करे वो सुरक्षित हो। एम्बुलेंस आ गई। निखिल, इन्हें हॉस्पिटल पहुंचा। संभाल के। कुछ नहीं होगा। फ्रेडी, इस रूम के सामने एक कॉन्फ्रेंस रूम है, वहां टेबल के नीचे एक हार्ड डिस्क होनी चाहिए। लेकर आ। हार्ड डिस्क मिल गई। वेरी गुड, शुक्र है उनके हाथ ये नहीं लगा। अब जल्दी से गाड़ी से अपना लैपटॉप लेकर आओ। लैपटॉप ये लो, इस हार्ड डिस्क को लैपटॉप से कनेक्ट करो। सारे फाइल्स सर्च करो, देखो मकरंद कुमार के रिकॉर्ड्स कहाँ हैं। सर, इस मकरंद ने तो 2 बार आइरिस रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है। एक बार मोहित के साथ और दूसरी बार इसके साथ। तो ये है हमारा तीसरा आदमी। अरे दया अंकल, आप? अरे प्रथम बेटा, कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ। अच्छा दया अंकल, मैं खेलने जाता हूँ। ओके बेटा। अरे बेटा, आप कितनी बार कहा मेरे पूछे बगैर दरवाजा नहीं खोलने का। सर, आप लोग केस सॉल्व हो गया क्या? हाँ, उसी खुशी में मिठाई खिलाने आए। मिठाई? बहुत अच्छा हुआ तुम्हारा बेटा बाहर गया, वरना उसके शरीफ पिता का असली चेहरा उसके सामने आ जाता। अरे बेटा! ना, ना। मिठाई नहीं खाओगे? मोहित से पहले मकरंद का पार्टनर मैं था। एक दिन उसे शक हुआ कि स्मगलिंग के पैसे में से मैं पैसे चुरा रहा हूँ, और उसने सारा पैसा उस मनुष्य लॉकर रूम में बंद कर दिया। 5 साल पहले मकरंद और मेरा झगड़ा हो गया और उसने मोहित को अपना पार्टनर बना लिया। इसकी वजह से तुम्हारा करोड़ों का माल उस
लॉकर रूम में कैद हो गया। हाँ सर, मैंने सुलह करने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नहीं माना। मैंने मिन्नत की, लेकिन वो फिर भी नहीं माना। फिर एक दिन मैं मकरम के घर पहुंच गया। सौरभ तुम? आज मैं सौरभ नहीं तेरी मौत बन के आया हूं। ये सब क्या है सौरभ? ये ले, पढ़ इसको। ठीक है, तो प्लीज प्लीज गोली मत चलाना। एक शर्त पर इसे जोर जोर की पढ़ और सुन। जब तक मैं रुकने के लिए नहीं बोलूं, पढ़ते रहना, समझे? ओके। तुम हीरो की चिंता बिल्कुल मत करना। मैंने जुबान दी है ना, तुम्हें हीरे मिल जाएंगे वक्त पर। मोहित का इंतजाम मैंने कर दिया है। आज का दिन उसकी जिंदगी का आखिरी दिन होगा और उसकी लाश से आंख निकालकर मैं पूरे खजाने का अकेला मालिक बन जाऊंगा। ये सब क्या है? ये है मेरा फैसला। कौन सा फैसला? या तो तू मर जा या फिर तू मोहित को मारकर उसके पैसे को बराबर से बांट ले, समझा? ओके ठीक है। चल मोहित को फोन लगा। और कोई होशियारी नहीं, समझे? हाँ हेलो। हाँ मोहित। हाँ क्या तुम इस वक्त मेरे घर आ सकते हो? कुछ जरूरी बातें करनी है। नहीं मैं फोन पे नहीं बता सकता, प्लीज तुम मेरे घर आ जाओ। ओके गुड, अब तुझे इनाम मिलेगा। इनाम? बेवकूफ, तुझे क्या लगा मैं करोड़ों का खजाना तुझे दे दूंगा? फिर मैंने मोहित के आने का इंतजार किया। मुझे मारेगा? मुझ पे गोली चलाएगा तू? वहां मोहित ने मकरन की आंख निकाल ली। फिर मैंने मोहित का पीछा किया। उसने वो आंख उसी मूर्ति में छुपा दी जिसमें मकरन अपने हीरे छुपाया करता था। फिर एग्जीबिशन में अपने बेटे को रोकने के बहाने उस मूर्ति को धक्का दे दिया ताकि वो आंख सबके सामने आ जाए और आप लोग इन्वॉल्व हो जाए। तुम हम लोगों को इस प्लान में क्यों शामिल करना चाहते थे? क्योंकि मैं एक ही तीर से दो शिकार करना चाहता था। एक तरफ मैं सारा खजाना हड़पना चाहता था और दूसरी तरफ मैं चाहता था कि मकरन के खून में मोहित फंस जाए और मुझ पर कोई आश ना है। तुम जानते थे कि खजाने के लिए मोहित हमसे वो आग चुरा लेगा और तुम मोहित पे हमला करके उससे उसका खजाना चुरा लोगे और वो आग भी, और दोनों खजाने के मालिक बन जाओगे। हाँ, मेरा प्लान कामयाब भी हो गया था। मोहित ने डॉक्टर सालुंके से वो आग भी चुरा ली थी। उसने अपना सारा पैसा भी निकाल लिया था। बस मुझे मोहित को मारना था और ऐसा दिखाना था कि उसे उसी के आदमियों ने मारा है, लेकिन इससे पहले कि मैं करता। हम मोहित तक पहुंच गए और तुम्हारा प्लान चौपट हो गया। तुमने मोहित को मकरन का खून करने पे मजबूर कर दिया और अपने इस घिनौने प्लान में सीआईडी को शामिल करने की गलती की। तुम्हें सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। हाँ भाई, आप लोगों को मिला कुछ? सुबह से लगे हुए हैं। हाँ, और इसको गहरा करना है। मिश्रा जी आप भी और करो, और आप लोग भी प्लीज इसको और अच्छे से देखो। मैं देखता हूँ। सर पिछले हफ्ते से ये मजदूर इस जगह ही खुदाई कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कुछ हासिल नहीं हुआ है।
तो सर मेरी राय में हमें किसी दूसरी जगह पे खुदाई करनी चाहिए। और मेरी राय में तुम्हें कहीं और नौकरी करनी चाहिए, क्योंकि अब तुम्हें मेरे विश्वास पर यकीन नहीं है। नहीं सर, ऐसी बात नहीं है, बात दरअसल कुछ और है। सीधे सीधे कहो, क्या बात है? सर वो 2-3 दिन से कुछ मजदूर अजीब सा बर्ताव कर रहे हैं। कैसा बर्ताव? सर वो लोग बीमार होने लगे हैं और उनकी आंखों में एक भयानक सा रूप है। उन सबकी हालत कुछ अजीब सी हो गई है। और सर सुनने में तो आया है कि एक मजदूर ने 2 लोगों पर जानलेवा हमला कर दिया है, इसलिए वो डर गए हैं और वापस जाना चाहते हैं। लेकिन तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, सब कुछ प्लान के मुताबिक ही हो रहा है। अरे क्या हुआ मदन? मदन, अरे मैं तुम्हारा दोस्त हूँ यार। मेरे तरफ से क्या बिगाड़ा मदन? सर लगता है मिल गए। मदन, मैं तेरा दोस्त हूँ, मेरा तेरा क्या बिगाड़ा हूँ मदन? छोड़ मुझे मदन। सर ये क्या हो रहा है? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुम नहीं समझोगे। जाओ मजदूरों से कह दो कि उनका काम हो गया है, अब वो जा सकते हैं। लेकिन जाएंगे कहां? वैसे भी अब उन्हें कोई नहीं बचा सकता। ये कौन सा रूट ले लिया तुमने राहुल? इतना सुनसान है, जंगल है दोनों तरफ, मुझे डर लग रहा है राहुल। अरे तुम्हें तो हर बात में डर लगने लगा है। कितनी बार कहा है तुम्हें कि हॉरर फिल्में मत देखा करो। मजाक मत करो राहुल, सच में मुझे घबराहट हो रही है। अरे कुछ नहीं होगा, ये शॉर्टकट है। ओके? इतनी रात को शॉर्टकट लेने की क्या जरूरत थी? मेन रोड से ही जाना चाहिए था ना। मेन रोड पे हमेशा ट्रैफिक होता है और इस रास्ते से जाकर हम लोग 2 घंटे में पहुंच जाएंगे। और वैसे भी मुझे घर जाकर सोना है, वरना कल मैं ऑफिस में सो जाऊंगा। ओके? उफ, यहाँ तो रेडियो का नेटवर्क भी गायब है। तुम आराम से सो जाओ नेहा, घर आने से पहले मैं तुम्हें जगा दूंगा। ओके? राहुल, मैं देखता हूँ, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। तुम यहीं रुको और 100 नंबर डायल करके मदद लो, समझी? हाँ ठीक है। ओह नो, यहाँ पर तो नेटवर्क ही नहीं है। राहुल, राहुल कहाँ चला गया? राहुल, राहुल, देखो, मजाक मत करो राहुल। राहुल प्लीज, मुझे बहुत डर लग रहा है राहुल। सो ये देखिए जुगनू का रिकॉर्ड। 3 साल पहले इसे पुलिस ने लूट के मामले में पकड़ लिया था और कोर्ट ले जाते वक्त ये पुलिस को चकमा देकर भाग गया।
बस सर, उसके बाद से इसका कोई पता नहीं। मैं तो कहता हूँ इसे पाताल से भी एसीपी साहब ये एसीपी साहब तो यहाँ पे नहीं है, हम क्या मदद कर सकते हैं आपकी? हमारा बेटा श्याम गायब है, हमने उसे सब जगह ढूंढा लेकिन कहीं भी नहीं मिला। वो आप ही हमारी मदद कर सकते हैं, उसे ढूंढ कर आप ही ला सकते हैं, हमारी मदद कीजिए। प्लीज एक मिनट आप प्लीज बैठिए। आइए, अब बताइए कि क्या हुआ था? हम दोनों बाहर गए हुए थे। 10 दिन बाद जब लौटे तो देखा शाम का कोई पता नहीं सर। आपने पड़ोसियों से या फिर शाम के दोस्तों से पूछताछ की थी? वही तो अजीब बात है, हम लोग शहर से दूर फार्म हाउस में रहते हैं। जब हम लोग वहां से लौटे तो हमने देखा कि आसपास कोई भी नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? एक साथ सबके सब कैसे गायब हो सकते हैं? सर मेरा बेटा राहुल और उसकी पत्नी कल रात गोवा से घर के लिए चले थे लेकिन अभी तक नहीं पहुंचे सर। आपने आखिरी बार कब बात की थी उन दोनों से? आखिरी बार जब मैंने उनसे बात करी तो राहुल ने कहा था कि हम बिंदलपुर जंगल के आसपास हैं और 3-4 घंटे में घर पहुंच जाएंगे, लेकिन अभी तक नहीं पहुंचे सर। बिंदलपुर जंगल? हमारा फार्म हाउस तो वहां से कुछ ही दूरी पर है। सर इतने सारे लोग उस इलाके से गायब हो गए? सर ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। आप और भी इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। रेडी, मोबाइल कंपनी में फोन करके पता करो कि राहुल ने आखिरी बार जब अपने पिताजी से बात की थी तो वो कहां पे था, और आप हमें राहुल और नेहा की फोटोज दीजिए और साथ ही साथ उस कार का नंबर जिससे वो ट्रैवल कर रहे थे। हेलो रजत सर। जब आप लोग आए थे तो आपने किसी आदमी को यहाँ देखा? नहीं सर, यहाँ सिर्फ गाड़ी खड़ी थी, आदमी तो कोई भी नहीं था। सर नंबर तो वही है, ये राहुल की गाड़ी है। बड़ी अजीब बात है, इतने सुनसान इलाके में गाड़ी को ऐसे बीच सड़क में खड़ी करके वो बाहर निकल के गए कहाँ? सर हो सकता है उनकी गाड़ी खराब हो गई हो और वो लोग गाड़ी से बाहर किसी से लिफ्ट मांगने के लिए उतरे हो। हो सकता है। पंकज देखो गाड़ी में क्या प्रॉब्लम। पूर्वी तुम आसपास छानबीन करो। सर हाँ? गाड़ी का दरवाजा तो खुला हुआ है और ये चाबी भी लगी हुई है। ट्राई करो। गाड़ी तो चल रही है सर। इसका मतलब वो किसी और वजह से गाड़ी से बाहर निकले थे। आखिरी कॉल 3:22 पर 100 नंबर पर किया गया था। इसका मतलब ये लोग बहुत मुसीबत में थे और इन्हें मदद की सख्त जरूरत थी, लेकिन क्योंकि इस एरिया में नेटवर्क नहीं है ये कॉल लगा ही नहीं। सर हाँ सही देखिए, खून खून। सर वो देखिए। सर जरूर राहुल और नेहा में से किसी एक को चोट लगी होगी और वो लोग किसी वजह से जंगल की ओर चले गए। उन्हें मदद चाहिए, जल्दी से ढूंढते हैं उन्हें। चलो। राहुल, नेहा, नेहा, राहुल, नेहा। सर यहाँ तो खून का ट्रेल भी खत्म हो जाता है। अब इस जंगल में राहुल और नेहा को ढूंढेंगे कहाँ? किसी भी तरह उन्हें ढूंढना तो होगा ही।
और से देखो, कोई ना कोई सुराग जरूर मिलेगा। नेहा! नेहा! ध्यान से सुनो, किसी की आवाज आ रही है। सर ये तो किसी की कराने की आवाज आ रही, उस तरफ से। राहुल, राहुल, किसने की होगी ऐसी हालत इसकी? राहुल, तुम्हारी पत्नी नेहा कहाँ है? पंकज, आसपास देखो, अगर राहुल यहाँ है तो नेहा भी पास ही कहीं होगी। सर इसकी तो हालत बहुत खराब है, इसका चेहरा भी सफेद हो गया, देखिए। इसे फौरन अस्पताल पहुंचाना होगा। नेहा! 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 रजत सर! पूर्वी, संभालो इसे। सर। हाँ पंकज। नेहा नहीं मिली, ये लाश मिली है। इस लाश पर भी बिल्कुल वैसे ही निशान है जैसे कि राहुल के शरीर पर है। हो सकता है इसको भी जंगली जानवर ने काटा हो। पंकज, इस लाश को फोरेंसिक लैब भिजवाने का इंतजाम करो, लेकिन उससे पहले राहुल को हॉस्पिटल पहुंचाना होगा। पूर्वी, तुमने ब्यूरो में फोन करके इन्फॉर्म कर दिया? जी सर। सर मुझे समझ में नहीं आ रहा, राहुल और नेहा को हुआ क्या है? पहले राहुल को बचाना होगा, फिर नेहा को ढूंढना होगा, तभी पता चलेगा कि सबके पीछे कौन है और इन्हें हुआ क्या है। सर! राहुल क्या कर रहे हो? राहुल! सर आप ठीक है? मैं ठीक हूँ, पकड़ो उसे। सर भाग गया सर। एक बात समझ में नहीं आई, उसने मुझे काटने की कोशिश क्यों की? बहुत ही अजीब बात है, अचानक राहुल ने रजत पे वार कर दिया। सर इतना ही नहीं, उसका चेहरा भी फीका पड़ गया था। ये क्या चक्कर है? अरे बाप रे सर, मतलब राहुल एक ज़ॉम्बी, एक जिंदा लाश बन गया है। रेडी, ये ज़ॉम्बी वगैरह से फिल्मों में होता है, समझे? पूर्वी, उस लाश की पहचान हुई जो जंगल से मिली थी? हाँ सर, सर उसका नाम अजय था और वो जंगल के पास वाले फार्म हाउस में रहता था। अभिजीत। हाँ डॉक्टर साहब। यार इस केस ने दिमाग खराब कर दिया बॉस, कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्यों, क्या हुआ? अरे वो लाश, उस लाश पर जो काटे हुए के निशान हैं वो किसी जानवर के नहीं है, किसी इंसान के। क्या? इंसान के? हाँ, और उस लाश के मुंह में मुझे खून भी मिला है। इंसान का खून ही नहीं, उस लाश के मुंह में मुझे इंसान की मांस का टुकड़ा भी मिला है। मतलब किसी ने अजय को काटा और अजय ने भी किसी को काट लिया? हाँ बिल्कुल। लेकिन उसकी मौत कैसे हुई सर? उसकी ब्लड रिपोर्ट से पता चला है कि उसके शरीर में एक किस्म का वायरस था। वायरस? कौन सा वायरस? ये तो मेरे भी समझ में नहीं आ रहा, मैंने इस किस्म का वायरस कभी देखा सुना ही नहीं। इनफैक्ट उसकी मौत भी इस वायरस की वजह से ही हुई। तो डॉक्टर साहब जल्दी से वायरस के बारे में पता लगाइए, मामला बहुत गंभीर है। हाँ मैं कोशिश कर रहा हूँ अभिजीत। इनफैक्ट मैंने एक वायरोलॉजी और जेनेटिक एक्सपर्ट को भी बुलाया, देखते हैं वो कुछ मदद कर सकता है क्या हमारी। ठीक है, तब तक हम लोग ये पता लगाते हैं कि वायरस अजय के शरीर में आया कहां से। यहाँ के एक एक चीज को ध्यान से चेक करो, ये पता लगाना बहुत जरूरी है कि अजय और बाकी के लोगों को इन्फेक्शन कैसे हुआ।
सर ये देखिए, कुछ प्रॉपर्टी और मेडिकल के पेपर्स हैं। सचिन, सचिन तुम ठीक हो? हाँ सर। समझ में नहीं आ रहा इनकी हालत ऐसे कैसे होगी। इससे पहले कि होश में आ जाए इसे फॉरेंसिक लैब ले जाना होगा। पंकज सर। अपूर्वी, इससे पहले कि ये लोग अंदर आए हमें यहां से निकलना पड़ेगा। चलो संभाल के आ जाओ, जल्दी संभाल के, जल्दी। गाड़ी में डाल दो। सर मैं वो फाइल भूल गई, मैं लेकर आती हूँ। फाइल पूरी जाने दो। छोड़ो मुझे, छोड़ो। पूरे निकलो यहाँ से। चलिए। हाँ अभिजीत, ये डॉक्टर विशाल है। ये वायरोलॉजी और जेनेटिक साइंस के एक्सपर्ट। हाँ तो क्या क्या पता चला आपको डॉक्टर विशाल? ये जो मैं देख रहा हूं उस पर मुझे यकीन नहीं हो रहा है। ये नामुमकिन है। नामुमकिन है? क्या? जैसे कि इन मरीजों को बहुत ज्यादा भूख लगना, गुस्सा आना, सोचने की क्षमता खत्म हो जाना, शरीर का फीका पड़ना और वायलेंट बिहेवियर, ये सब ऐसे वायरस के लक्षण हैं जो अब नहीं पाए जाते, एक्सटिंक्ट हैं। पर ये कौन सा वायरस है? बहुत ही खतरनाक, कई सालों से देखे नहीं गए। करीब 200 साल पहले एक छोटे से गांव में एपिडेमिक फैला था। वो बीमारी कुछ ऐसी ही थी और उन मरीजों के लक्षण भी। उस वक्त ये वायरस आया कहां से होगा? कहा जाता है कि यह वायरस किसी खूंखार जानवर में था और उसने एक गांव वाले को काट लिया। उसके बाद बहुत तेजी से इंसानों में फैलने लगा। इतने साल पहले विलुप्त हो चुका वायरस ये अचानक वापस कहां से आ गया? इसका कुछ इलाज है डॉक्टर साहब? नहीं अभिजीत, अभी तक तो इसका कोई इलाज नहीं, लेकिन हमें रिसर्च करके कोई ना कोई एंटीडोट ढूंढना पड़ेगा। इस वायरस का कोई ना कोई इलाज निकालना पड़ेगा जिससे इन लोगों को बचाया जा सके, जिससे इस वायरस का असर खत्म हो सके। और तब तक उन लोगों को जिनको ये वायरस लग चुका है किसी ऐसे सुरक्षित स्थान पर रखना पड़ेगा जिससे वो लोग बाकी लोगों में ये वायरस न फैला सके। वैसे शरीर में जाने के बाद इस वायरस का असर कितनी देर में शुरू होता है? इन्फेक्शन होने के बाद इंसान सिर्फ 48 घंटे तक जिंदा रह सकता है और इस वायरस के लक्षण करीब 4 घंटे में दिखाई देने लगते हैं। इसके बाद वो इंसान खूंखार हो जाता है और आपे से बाहर हो जाता है। सर इस वायरस वाली बात का मीडिया को पता चल गया है और आम लोगों को ये बात पता चल गई तो दहशत फैल जाएगी सर। माय गॉड सचिन, ये मीडिया वालों और पत्रकारों को समझाना पड़ेगा। ये खबर संभाल के पब्लिक के बीच में लाएं। अफवाहें फैल गई तो अफरा तफरी मच जाएगी। पूर्वी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाओ, मैं एसीपी साहब को फोन करता हूं। सर, हमारे शहर में एक ऐसा वायरस फैला है
जिससे शहर के लोगों को जिंदा लाशें बनाया जा रहा है। जिंदा लाश। हम सीआईडी वाले पूरी तरह से चौकन्ने और इस वायरस को फैलने से रोकने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं हम लोग। सुना है कि ये इन्फेक्शन काफी तेजी से फैल रहा है, आप इसे रोकेंगे कैसे? उल्टा मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा, विनती करूंगा कि आप लोग हमारी मदद करें, लोगों को हिम्मत देने में, शांति बनाए रखने में और अफवाहें ना फैलने में। लेकिन ये सब हुआ कैसे? असली वजह सामने आई नहीं है अब तक, लेकिन हमारी इन्वेस्टिगेशन जारी है। तो जनता को अपनी सुरक्षा के लिए क्या करना चाहिए? देखिए, अपने घर के दरवाजे खिड़कियां बंद रखें, हो सके तो घर से बाहर ना जाएं, और हाँ, किसी भी अनजान आदमी को अपने घर के अंदर आने ना दे। थैंक यू वेरी मच। सर। हाँ सर, अजय के घर से ये कागजात मिले। अच्छा, अरे ये तो वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट है, स्वाइन फ्लू से बचने के लिए दिया जाता है ये। सर, अजय को ये वैक्सीन 2 दिन पहले दिया गया था। 2 दिन पहले? और 2 दिन पहले मतलब 48 घंटे पहले तो अजय की मौत हो गई। तो कहीं ये वायरस इस स्वाइन फ्लू के जरिए अजय के शरीर में गया तो नहीं? और सर, आसपास के फार्म हाउस में रहने वाले सभी लोगों को ये वैक्सीन 2 दिन पहले ही दिया गया था। माय गॉड। मगर सर, ये वैक्सीन तो बीमारी दूर करने के लिए दिया जाता है, बीमारी फैलाने के लिए तो नहीं। वही तो, ऐसा और क्या था उस स्वाइन फ्लू वाली वैक्सीन में जिसकी वजह से लोग बचने के बजाय मरने लगे? क्या था उस वैक्सीन में? पता लगाना पड़ेगा किस कंपनी ने बनाया ये वैक्सीन। हमें उन सभी इन्फेक्टेड लोगों को एक जगह इकट्ठा करना बहुत जरूरी है। ताकि इन्फेक्शन किसी और में ना फैले। पर उन सबको एक जगह इकट्ठा कैसे करेंगे? इस जंगल में तो वो लोग कहीं पे भी हो सकते हैं। वो इस समय इंसान के मांस और खून के लिए तड़प रहे हैं। वो लोग भूखे और उनके सूंघने की शक्ति बहुत तेज है। वो किसी न किसी इंसान पर हमला जरूर करेंगे। सर, ये तो बहुत अच्छा है कि इस जंगल में बहुत कम लोग रहते हैं। अगर ये हादसा शहर में होता तो हम इस वायरस को कंट्रोल ही नहीं कर पाते। इस जंगल में इंसान कम है, इसलिए उनकी भूख और बढ़ चुकी है। ये खून देख रहे हैं ना आप? इसकी सुगंध उन्हें यहां तक खींच कर जरूर लाएगी। सचिन, बात क्या है? तुम्हारी सांसें इतनी फूल क्यों रही है? तुम ठीक तो हो ना? हाँ सर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ सर। जरा हाथ दिखाना। कुछ नहीं हुआ सर, ठीक हूँ मैं। कुछ नहीं हुआ तो दिखा क्यों नहीं रहे? छुपा क्यों रहे? दिखा। ओह माय गॉड, अजय के कॉटेज में उन लोगों ने तुम्हें काटा था। तुमने हमें बताया क्यों नहीं सचिन? सर, जब इतने लोगों की जान खतरे में हो तो मैं अपनी जान की फिक्र कैसे कर सकता हूँ सर? सर, उनकी जान बचानी होगी, चाहे मुझे कुछ भी हो जाए। कैसी बातें कर रहे हो सचिन? तुम समझ नहीं रहे हो। उन लोगों ने तुम्हें काटा है, इसका मतलब है तुम भी उन लोगों की तरह बन जाओगे। सर, लेकिन इन्फेक्शन का असर 4 घंटे के बाद ही होता है, और इन 4 घंटों में मैं अपनी ड्यूटी करते रहना चाहता हूँ सर। और 4 घंटों के बाद क्या? हा? कुछ नहीं होगा सर 4 घंटे के बाद। सर, आप मुझसे एक वादा करो सर। कैसा वादा? सर, मैं नहीं चाहता कि मैं किसी की मौत का कारण बनूं, और इससे पहले कि ये लक्षण मुझ में आ जाए, आप वादा कीजिए कि आप मुझे गोली मार देंगे। गोली मार दो? नहीं सचिन, कुछ नहीं होगा तुम्हें। तब तक डॉक्टर सालों के कोई ना कोई इलाज ढूंढ लेंगे, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम ठीक हो जाओगे। 1 मिनट, कुछ आवाजें आ रही हैं इधर से। आओ मेरे साथ।
आवाजें तेज हो रही हैं। लगता है इस खून की सुगंध उन लोगों तक पहुंच चुकी है। अब हम क्या करें? इस खून की सुगंध से वो लोग हमारा पीछा करते करते उस पास वाले फार्म हाउस तक आ जाएंगे और हम लोग उसी फार्म हाउस में उन्हें कैद कर देंगे। जल्दी चलो। पंकज ऊपर जाओ, सारे खिड़की दरवाजे अंदर से बंद कर दो, सिर्फ सामने का दरवाजा खुला रखना ताकि वो लोग अंदर आ सके। जल्दी। सब बंद हो गया, चलो। चलो चलो। अरे एक मिनट, ये खिड़की तो खुली रह गई। हाँ, मैं बंद करके आता हूँ। वायरस? क्या कह रहे हैं आप? मैं ऐसे किसी वायरस के बारे में नहीं जानता। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा आप क्या कह रहे हैं। झूठ! आपके कंपनी के बनाए स्वाइन फ्लू वैक्सीन में से ही ये वायरस फैला है, समझे? नहीं सर, पिछले हफ्ते ही उस वैक्सीन का एक बहुत बड़ा बैच हमारे गोदाम से चुराया गया था। ये लो, कहानियां बनाना शुरू। नहीं सर, ये देखिए, मैंने तो पुलिस कंप्लेन भी की थी। सर, वैक्सीन चुराने वाले ने ही उसमें वायरस मिलाया होगा। ये वायरस कितना खतरनाक है पता है तुम्हें? पता है सर, दरअसल उस वैक्सीन को खोजना ही हमारे कंपनी का सीक्रेट मिशन था और 3 साल पहले हमने उसकी खोज की थी। कहां से की थी खोज? सर, मुंबई से 500 किलोमीटर दूर एक छोटा सा गांव है जहां 200 साल पहले लोग रहा करते थे। एक एक करके उस वायरस की वजह से लोग मर गए। तो फिर तुम्हारे इस प्लान में कामयाबी क्यों नहीं मिली? दरअसल रिसर्च करते समय यह एहसास हुआ हमें कि ये वायरस कितना खतरनाक है और इसे कंट्रोल नहीं किया जा सकता। कितने लोग जानते थे इस वायरस के बारे में? 5 लोगों को इस वायरस के बारे में पता था और सबसे ज्यादा डॉक्टर सुरेश, हमारे कंपनी के साइंटिस्ट को। डॉक्टर सुरेश? कहाँ है इस वक्त डॉक्टर सुरेश? बहुत बदबू आ रही है। फ्रेडी, देखो जरा, देखो कहां से बदबू आ रही है। ये सर। सर। हाँ सर। कौन? हाय गॉड, उतारो इसे। सुरेश ही होगा ये। बॉडी सड़ने लगी है, काफी वक्त हो चुका है मर के। मगर सर, एक साइंटिस्ट का कोई खून क्यों करेगा? फ्रेडी, कोई तो है जो जान गया था कि सुरेश के पास उस वायरस का फॉर्मूला है और उस वायरस का फॉर्मूला पाने के लिए सुरेश को बलि चढ़ा दिया गया। कमरे की अच्छी तरह से तलाशी लो, अच्छी तरह से देखो, कोई ना कोई सुराग तो जरूर मिलेगा।
ये क्या? सर ये फाइल मिली है। मैंने कहा था ना कोई सुराग जरूर मिलेगा। ये देखो मुझे माइक्रोचिप मिल गई है। अच्छा क्या है इस फाइल में? सर इस फाइल में कुछ डिजाइन जैसा। डिजाइन? लगता है कोई ऐसा मैकेनिज्म, कोई ऐसा यंत्र जो किसी भी द्रव पदार्थ को, लिक्विड को गैस में बदल दे। ये देखो, गैस वायु में बदल दे। मगर इससे होगा क्या? फ्रेडी, अगर ये विषारी वायु, ये पॉइजनस गैस इस शहर के हवा में फैल जाए तो शहर के लाखों लोग चलती फिरती लाशें बनेगी। चलती फिरती लाशें। सर ये तो बड़ा ही खतरनाक मैकेनिज्म है सर। हाँ फ्रेडी, बस इस सारे मैकेनिज्म का ब्यौरा इस माइक्रोचिप में। सर प्लीज, सर मुझे कुछ नहीं होगा, आप लोग मेरी चिंता मत कीजिए। सचिन, उन लोगों ने तुम्हें काटा है और काटने की वजह से वो वायरस तुम्हारे शरीर में फैल रहा है। बस थोड़ी देर में तुम उन लोगों की जैसे करने लगोगे। अभिजीत, जल्दी से जल्दी इसे हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। यस सर, मगर साळुंखे साहब कह रहे थे कि इस बीमारी का कोई इलाज ही नहीं है। यार साळुंखे, इस वायरस का एंटीडोट कब तैयार होगा तेरा? बनेगा बॉस, बस 2-3 टेस्ट और करने फिर बन जाएगा। नहीं साळुंखे, हमारे पास वक्त बहुत कम है। इससे पहले कि शहर में तबाही मच जाए तुम्हें एंटीडोट ढूंढना ही पड़ेगा यार। मैं बनाता हूँ बॉस, ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं बनाता हूँ। जल्दी यार। सर हाँ सर, इस माइक्रोचिप में मुझे एक बिल्डिंग का ब्लूप्रिंट मिला है। और सर मैंने डिटेल्स निकाले तो पता चला ये बिल्डिंग जेबी नेचुरल गैस प्लांट है। क्या? मगर सर इस बिल्डिंग से उन लोगों का क्या लेना देना हो सकता है? एक मिनट अभिजीत, वो साइंटिस्ट सुरेश, उसने एक ऐसा मैकेनिज्म बनाया जिससे उस वायरस को वो गैस के रूप में बदल सकता है और फिर वो हवा में फैला भी सकता है। सर अगर ऐसा हो गया तो इन्फेक्शन कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा, सारा शहर खतरे में पड़ जाएगा सर। नहीं अभिजीत, हम ऐसा नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे हम ऐसा। हमारे शहर को बचाएंगे, हम अपनी जान की बाजी लगाएंगे, लेकिन बचाएंगे इस शहर को। जेबी नेचुरल गैस प्लांट। मास्क और ग्लव्स पहन लो। सर ये तो मर चुका है। इसकी गर्दन तोड़ के इसे मारा गया। रजत, लगता है खूनी हमसे पहले यहां पहुंच गया। सर, हाँ इन्फेक्टेड लोग, इन्फेक्टेड लोग। इनको तो हमने बंद करके रखा था, फिर ये लोग बाहर कैसे आ गए? किसी तरह भाग निकले होंगे सर वहां से। चलो पंकज, साळुंखे को फोन करके देखो, उससे पूछो एंटीडोट लेकर कहां तक पहुंचा है वो। जल्दी। फ्रेडी, पूर्वी, उन पर भी नजर रखो। ओह माय गॉड, किसने चलाई गोली तुम पर? मुझे जबरदस्ती गैस सप्लाई में गैस डलवा, फिर उसने मुझे गोली। कौन था, कौन हो? नहीं जानता। कहाँ गया वो? हाँ, किस तरफ गया वो?
उसने गैस डाला है, वो कौन था वो? जाओ जल्दी जाके देखो। सर छोड़ो मत। कहां पर है वो लोग? वहां पे है सर। सचिन सर की हालत कैसी है? सचिन अब ठीक है। इस वायरस का इलाज हमने ढूंढ लिया है, एंटीडोट रेडी है। देखो, जो वायरस इन लोगों के शरीर में है, हमने उसका जेनेटिक कंपोजिशन बदल दिया है। अब हमने जो इंजेक्शन तैयार किया है, एंटीडोट, वो इन लोगों के शरीर में इंजेक्ट करेंगे, ये ठीक हो जाएंगे। लेकिन सालू के साहब, ये एंटीडोट हम इतने सारे इन्फेक्टेड लोगों को लगाएंगे कैसे? ये सारे के सारे तो हिंसक बन गए हैं। उसकी चिंता मत करो फ्रेडी, उसका इलाज है मेरे पास। देखो ये गैस, पहले इन लोगों पर हम ये गैस स्प्रे करेंगे, इस गैस की वजह से बेहोश हो जाएंगे, उसके बाद हम वो इंजेक्शन इन पर इंजेक्ट करेंगे। क्या हम ये प्लांट बंद कर सकते हैं? गैस सप्लाई बंद कर सकते हैं? 5 मिनट में एक कमांड देना होगा, फिर पुराना कमांड कैंसिल हो जाएगा। बताओ। और उस ओवरराइड कंट्रोल पर क्लिक कीजिए। तुम मुझे बता देगा? हाँ, मैं करता हूँ। बताओ क्या कमांड है? 1 आगे 0 आगे बताओ जल्दी। दोबारा 0 दोबारा 0 0 4 आगे 1 1 9 कहीं पासवर्ड इसकी जन्म तारीख तो नहीं? 10 अप्रैल 1969 1004 1969 6 9 आउट आउट। तुम हो लोगों को चलती फिरती लाश बनाने वाले, लेकिन तुम चल फिर नहीं सकोगे। हाँ, मैं इस शहर को चलती फिरती लाश बना देना चाहता था। क्यों किया तुमने ये घिनौना काम? मैं इस शहर के लोगों से बदला लेना चाहता था। बदला? किस बात का बदला? 3 साल पहले मेरे इकलौते बेटे का रास्ते पर एक्सीडेंट हो गया। वो बेचारा खून में लथपथ तड़पता रहा, घंटों तक वो दर्द से कराहता रहा, लेकिन उसकी किसी ने मदद नहीं की। मेरा बेटा मर गया। तब से मैंने फैसला कर लिया कि मैं इस शहर के लोगों को बर्बाद करके रहूंगा। इस शहर के लोग निर्दयी और स्वार्थी हो गए हैं सर। ऐसे लोगों को तो मार देना ही अच्छा है। तुम्हारे बेटे की मौत का अफसोस हमें भी है, लेकिन ये कहां की इंसानियत है कि बदले के लिए तुम मासूम लोगों की जान लेना शुरू कर दो। ये वायरस तुम्हें मिला कहां से? सुरेश की लेबोरेटरी से। जब हमें पता चला कि इस प्रोजेक्ट पर काम बंद हो गया है, तो सुरेश ने काफी मात्रा में वो वायरस उस लेबोरेटरी से चुरा लिया। फिर हमने उस वायरस को स्वाइन फ्लू के वैक्सीन में मिलाकर कुछ लोगों पर टेस्ट किया, ताकि हमें यकीन हो जाए कि ये वायरस उसी तरह काम करता है या नहीं। मगर तुम खुद उस वायरस से कैसे बचे? हाँ? तुम्हें तो उन लोगों ने घेर लिया था। उस वायरस का एंटीडोट मैंने पहले से ले रखा था, इसलिए उन लोगों को काटने का भी असर मुझ पर नहीं हुआ। और सुरेश, उसका खून क्यों किया? सुरेश डर गया था। वो डर कर मेरा साथ छोड़ देना चाहता था। मुझे लगा कि कहीं
कहीं वो मेरे बारे में किसी को बताने दे, इसलिए मैंने उससे भी मार डाला। दो खून किए तुमने, वैश्यपन की सारी हदें पार कर दी, लाखों लोगों को जिंदा लाशें बनाकर इस शहर को तबाह करना चाहा। तुम्हें तो फांसी ही होगी, फांसी। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।